वॉल स्ट्रीट के चक्कर में फंसने से बचें। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट किताब आपको शेयर बाजार को समझने में आसान तरीका बताती है। ये किताब प्रसिद्ध निवेशक पीटर लिंच द्वारा लिखी गई है। इस किताब में बताया गया है कि आम आदमी भी शेयर मार्केट को समझ सकता है और वॉल स्ट्रीट के महान विशेषज्ञों की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है या उनसे भी बेहतर। पीटर लिंच आपको ये यकीन दिलाते हैं कि शेयर बाजार कोई जटिल विज्ञान नहीं बल्कि एक कला है। इसमें सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन सी कंपनी चुनते हैं, बल्कि आप एक निवेशक के तौर पर कैसे सोचते हैं और फैसले लेते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं पर ये नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें, तो वन अपॉन वॉल स्ट्रीट आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। ये किताब शेयर बाजार में निवेश के बारे में सीखने के लिए बेहतरीन है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी भी शेयर मार्केट को समझ सकता है। असल में शेयर चुनने में एक सामान्य व्यक्ति वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों जितना अच्छा या उनसे भी बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि शेयर बाजार कोई जादू नहीं बल्कि एक कला है। इसमें सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन सा शेयर चुनते हैं, बल्कि आप खुद एक निवेशक के तौर पर कैसे फैसले लेते हैं। किताब ये भी कहती है कि हर किसी को किसी न किसी चीज की समझ होती है। कार या कैमरा खरीदते समय आप अच्छे और बुरे में फर्क समझ जाते हैं। आप जानते हैं कौन सी चीज बिकती है और कौन सी नहीं। इसी तरह आप जिस चीज को अच्छे से समझते हैं उसमें निवेश करने से फायदा हो सकता है। शायद ये कोई बड़ी कंपनी न हो, पर आप वॉल स्ट्रीट से ज्यादा जानते हैं इस बारे में। तो चलिए हम इसके एक एक चैप्टर को सीखते हैं। Part 1. Preparing to invest. Chapter 1. The making of a stock picker. आज के समय में पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि 1950 के दशक के शेयर बाजार में पूरे पैसे डूबने का खतरा कम था, पहले या बाद के किसी भी समय से कम। इससे मुझे न सिर्फ ये सीख मिली कि बाजार का अनुमान लगाना मुश्किल है, बल्कि ये भी कि छोटे निवेशक गलत समय पर ही आशावादी और निराशावादी हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बाजार में निवेश करने और खराब बाजार से निकलने की कोशिश करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह साफ है कि इतिहास और दर्शनशास्त्र पढ़ना शेयर बाजार के लिए सांख्यिकी पढ़ने से कहीं बेहतर तैयारी थी। शेयरों में निवेश एक कला है, विज्ञान नहीं। जो हर चीज को सख्ती से आंकड़ों में बांधने की ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होता है। दरअसल वॉल स्ट्रीट भी ठीक उसी तरह सोचता है जैसे ग्रीक लोग सोचते थे। प्राचीन यूनान में लोग घंटों बैठकर बहस करते थे कि घोड़े के कितने दांत होते हैं। उन्हें लगता था कि बिना घोड़े को देखे सिर्फ बैठकर बहस करने से इसका पता चल जाएगा। बहुत से निवेशक भी इसी तरह बैठकर बहस करते हैं कि कोई शेयर ऊपर जाएगा या नहीं, मानो कोई वित्तीय देवी उन्हें जवाब देगी। कंपनी को गौर से देखने की बजाय बहस करते रहते हैं। मुझे एक और मुश्किल चीज ये लगी कि कैसे कुशल बाजार परिकल्पना, जिसमें माना जाता है कि शेयर बाजार में सब कुछ पता होता है और दाम हमेशा तर्कसंगत होते हैं, को रैंडम वॉक परिकल्पना, जिसमें माना जाता है कि बाजार का उतार चढ़ाव बेतुका और पूरी तरह अप्रत्याशित होता है, के साथ जोड़ा जाए। इन्हें पहले ही इतने अजीब उतार चढ़ाव देख लिए थे कि तर्कसंगत वाले हिस्से पर मुझे शक होने लगा था। और फिडेलिटी फंड मैनेजरों की सफलता को भी आप अप्रत्याशित नहीं कह सकते थे। Chapter 2. The Wall Street Oxymorons. जब बड़ी कंपनियों के 70% शेयर बड़े संस्थानों के हाथों में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जब भी शेयर खरीदते या बेचते हैं, तो आप असल में उल्टी बातें करने वालों ऑक्सीमोरोन से मुकाबला कर रहे होते हैं। आजकल की व्यवस्था में कोई भी शेयर तब तक वाकई में आकर्षक नहीं माना जाता जब तक कि कई बड़े संस्थान उसे अच्छा न मान लें और नामी वॉल स्ट्रीट विश्लेषक उसे खरीदने की सलाह वाली लिस्ट में न डाल दें। इतने सारे लोग बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई और पहले कदम उठाए, तो ये ताज्जुब की बात है कि आखिर कोई भी शेयर बिकता कैसे है। वॉल स्ट्रीट पर एक अनकहा नियम है, अगर आप IBM में घाटा करवा कर भी अपने ग्राहक का पैसा गवा देते हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अगर IBM का शेयर गिर जाता है और आपने उसे खरीदा था, तो ग्राहक और बॉस पूछेंगे, आखिर इस लानत IBM को हाल ही में क्या हो गया है। लेकिन अगर ला क्विंटा मोटर इंस का शेयर गिर जाता है, तो वे आपसे पूछेंगे, आपको क्या हो गया है।
पेंशन विभाग के लिए इस परेशानी से बचने का एक आसान तरीका है। अलग अलग खातों के मैनेजर एक ही लिस्ट से शेयर चुनें। इस तरह से स्मिथ और जोन्स दोनों को ही एक जैसा नतीजा मिलने की संभावना रहती है, या कम से कम फर्क इतना नहीं होगा कि दोनों में से कोई भी नाराज हो जाए। नतीजा औसत दर्जे का तो होगा ही, लेकिन हर किसी को स्वीकार्य औसत दर्जे का होना अलग अलग प्रदर्शन से कहीं ज्यादा आरामदायक होता है। मैं जितना हो सके उतनी बार एक नौसिखिया अमेच्योर की तरह सोचता रहता हूँ। Chapter 3 Is this gambling or what? लंबे समय में शेयरों ने अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 90 सालों में शेयरों ने औसतन हर साल 9.8% बढ़ोतरी की है। इसकी तुलना में बॉन्ड और सरकारी बचत पत्रों ने कम मुनाफा दिया है। लेकिन शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी तेजी आती है तो कभी मंदी। युद्ध, आर्थिक मंदी, सरकारें बदलना, ये सब शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। शेयर खरीदते समय सही चुनाव करना जरूरी है। गलत कंपनी का शेयर खरीदना, भले ही बाजार अच्छा चल रहा हो, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा निवेशक वो होता है जो जोखिम को समझता है और बुद्धिमानी से फैसले लेता है। वो घुड़दौड़ पर दाव लगाने की तरह शेयर बाजार को नहीं देखता। वो मेहनत करके और कंपनी की पूरी जानकारी लेकर शेयर खरीदता है। मेरे लिए शेयर बाजार में पैसा लगाना एक तरह का जुआ है, लेकिन इसमें जीतने की संभावना ज्यादा होती है अगर आप सही तरीके से निवेश करें। अच्छे निवेशक अपने मुनाफे को बढ़ाते हैं और जब बाजार गिरने वाला होता है तो अपना पैसा निकाल लेते हैं। वहीं खराब निवेशक घाटे में भी शेयरों को बेचने से हिचकिचाते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि कभी ना कभी उन्हें फायदा होगा। अगर आप 10 में से 6 से 7 शेयरों का सही चुनाव कर लेते हैं तो भी आप शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। Chapter 4 Passing the Mirror Test। आपके पास अपना घर है? यह जानना जरूरी है कि आपके पास पहले से अपना घर है या नहीं। शेयर खरीदने से पहले 3 सवाल खुद से पूछें। 1. क्या मेरे पास अपना घर है? 2. क्या मुझे अभी पैसों की जरूरत है? 3. क्या शेयर बाजार में कामयाब होने के लिए मेरे अंदर वो खूबियां हैं? अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आमतौर पर घर ही बेहतर रहेगा। ज्यादातर मामलों में लगभग 99% में घर से आपको फायदा ही होगा। घर खरीदते समय आपको पूरी रकम देने की जरूरत नहीं होती। बैंक आपको 20% या उससे कम में भी लोन दे देते हैं। इससे आप लीवरेज का फायदा उठा सकते हैं, यानी कम पैसा लगाकर ज्यादा संपत्ति खरीद सकते हैं। घर महंगाई, इन्फ्लेशन से भी बचाता है। इसकी कीमत सालों दर साल बढ़ती रहती है। जब आप घर बेचते हैं तो उससे मिले हुए पैसों को आप टैक्स बचाने के लिए किसी और बड़े घर में लगा सकते हैं। शेयरों की तरह घर भी लंबे समय के लिए रखने पर ज्यादा फायदा देता है। जितने लंबे समय के लिए आप अपना घर रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। क्या मुझे ये पैसा चाहिए? शेयर बाजार 10 से 20 सालों में तो ठीक ठाक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अगले 2-3 साल में ऊंचा रहेगा या नीचे। इतने कम समय के लिए तो पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा है। सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप गंवाने के लिए तैयार हों। वो पैसा होना चाहिए जिसे खोने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। एक सफल निवेशक बनने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? यही सबसे जरूरी सवाल है। इस कामयाबी के लिए धैर्य, खुद पर भरोसा, समझदारी, मुश्किलों को सहने की ताकत, नई चीजें सीखने का शौक, बेफिक्र रवैया, लगे रहने की आदत, इंसानियत, किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता, खुद रिसर्च करने की इच्छा, गलती मानने की ईमानदारी और आसपास के लोगों की घबराहट को नजरअंदाज करने की काबिलियत जरूरी है। पूरी जानकारी न होने पर भी फैसले लेने का हुनर भी जरूरी है। शेयर बाजार में चीजें कभी साफ नहीं होती, और अगर कभी साफ हो भी जाएं तो तब तक फायदा उठाने में देर हो चुकी होती है। सबसे आखिर में अपनी भावनाओं और अंतरात्मा की आवाज को दबाना भी बहुत जरूरी है। अक्सर देखने में आता है कि लोग ठीक उल्टा महसूस करते हैं। जब शेयर बाजार गिरने वाला होता है तो लोगों को लगता है कि बढ़ेगा, और जब अर्थव्यवस्था खराब होने वाली होती है तो लोगों को लगता है कि सुधरेगी। इंसानों की फितरत उन्हें शेयर बाजार का अच्छा खिलाड़ी नहीं बनने देती।
अनजान निवेशक 3 भावनाओं में फंसा रहता है: चिंता, लापरवाही और हार मान लेना। इन्हें पढ़ा है कि एक साल में किसी भी शेयर की कीमत औसतन 50% ऊपर नीचे हो सकती है। सच्चा उल्टा करने वाला वो नहीं होता जो हर किसी के उल्टा फैसला लेता है, यानी सब खरीद रहे हों तो वो बेचता है। असली विपरीत सोच वाला वो होता है जो बाजार शांत होने का इंतजार करता है और उन शेयरों को खरीदता है जिन्हें कोई पूछता तक नहीं, खासकर जिन्हें देखकर शेयर बाजार के जानकार भी अनदेखी कर देते हैं। शेयर बाजार के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए सुनना नहीं बल्कि चुप रहना ज्यादा जरूरी है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखना नहीं बल्कि उसे नजरअंदाज करना सीखना जरूरी है। जब तक कंपनी की बुनियादी बातें नहीं बदलती तब तक अपने शेयरों पर टिके रहें। मेरा मानना है कि बढ़िया कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए, खासकर वो जो कम दाम पर मिल रही हों या जिन्हें कम आका गया हो। Chapter 5 Is this a good market? Please don't ask. 2000 साल बाद भी हम आने वाले खतरे के संकेतों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम यह तय कर सकें कि आने वाला खतरा क्या है। पिछली बार हमने महंगाई की तैयारी की तो मंदी आ गई, और फिर मंदी के खत्म होने पर हमने और मंदी की तैयारी की और महंगाई आ गई। जब पड़ोसी मुझे बताते हैं कि क्या खरीदना है और फिर बाद में मुझे लगता है कि काश, इस मतलब होता है कि अगर मैंने उनकी सलाह मान ली होती तो समझ लीजिए बाजार ऊपर चढ़ चुका है और अब नीचे आने वाला है। प्रोफेशंस के हुनर और समझदारी को ज्यादा आंकना ठीक नहीं है। उन चीजों का फायदा उठाएं जिन्हें आप पहले से जानते हैं। उन मौकों को तलाशें जिन्हें वॉल स्ट्रीट ने अभी तक खोजा या प्रमाणित नहीं किया है, ऐसी कंपनियां जो दूरबीन की सीमा से बाहर हैं। शेयरों में निवेश करने से पहले घर में निवेश करें। कंपनियों में निवेश करें, शेयर बाजार में नहीं। छोटे उतार चढ़ावों को नजरअंदाज करें। आम शेयरों में बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। आम शेयरों में बड़ा घाटा भी हो सकता है। आने वाले समय की अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना बेकार है। शेयर बाजार की थोड़े समय की दिशा का अंदाजा लगाना बेकार है। लंबे समय में शेयरों से मिलने वाला रिटर्न अपेक्षाकृत अनुमानित होता है और बॉन्ड से मिलने वाले लंबे समय के रिटर्न से भी काफी बेहतर होता है। जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं, उस पर नजर रखना एक कभी न खत्म होने वाले ताश के खेल की तरह है। हर किसी के लिए और हर उम्र में आम शेयर सही नहीं होते। आम आदमी को सालों पहले ही दिलचस्प स्थानीय कंपनियों और उत्पादों के बारे में पता चल जाता है, जबकि प्रोफेशनल्स को बाद में पता चलता है। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए कुछ खास जानकारी या बढ़त आपकी मदद कर सकती है। शेयर बाजार में हाथ में एक पंछी 10 हवा में उड़ने वाले पंछियों से ज्यादा कीमत रखता है। इसका मतलब है कि जो शेयर आपके पास पहले से हैं, उनके ऊपर ध्यान देना नया शेयर खरीदने से बेहतर है। Part 2 Picking Winners Chapter 6 Stalking the 10 Bagger इस अध्याय में हम ऐसे शेयरों के बारे में जानेंगे जिनकी कीमत 10 गुना बढ़ सकती है। इन्हें 10 Bagger कहते हैं। आसपास ही ढूंढें। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास ही, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या आपका कार्यस्थल, वहीं कहीं इन खास शेयरों को खोज निकाला जा सकता है। जानकारी ही कुंजी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले ही उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसी तरह आप जिस कंपनी या बिजनेस को समझते हैं, उसी में निवेश करना बेहतर होता है। कम दाम में ज्यादा मुनाफा। जब बाजार में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो कई चीजों के दाम कम हो जाते हैं। इससे कंपनियां कम खर्च में अपना काम चला सकती हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। फायदा उठाने वाला हमेशा आगे। जिस व्यक्ति के पास किसी चीज की ज्यादा जानकारी है, वह उस चीज का फायदा उठाने में हमेशा आगे रहता है। शेयर बाजार में भी यही बात लागू होती है। दोहरी धार। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपनी के पास जितनी संपत्ति है, उसकी असल कीमत शेयर की बाजार कीमत से ज्यादा होती है। ऐसे मौके निवेश के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अपनी समझ से निवेश करें। हमेशा उन्हीं चीजों में पैसा लगाएं जिनके बारे में आपको जानकारी है। याद रखें, शेयर बाजार जोखिम का खेल है। निवेश करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। Chapter 7 I've got it, what is it?
मुझे ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए होमवर्क का चरण उतना ही जरूरी है जितना बाजार के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करने का आपका पिछला फैसला। बिना रिसर्च के निवेश करना ऐसे ही है जैसे ताश खेलना और ताश के पत्तों को न देखना। अगर आप किसी कंपनी के किसी खास प्रोडक्ट की वजह से उसका शेयर खरीदने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट की सफलता का कंपनी के मुनाफे, आय पर क्या असर होगा। 6 प्रकार की कंपनियां। 1. धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनियां। आमतौर पर इन बड़ी और पुरानी कंपनियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे देश की अर्थव्यवस्था की तुलना में थोड़ी तेजी से बढ़ेंगी। हर मशहूर और तेजी से बढ़ने वाला उद्योग धीमी गति से बढ़ने वाला उद्योग बन जाता है और कई विश्लेषक और भविष्यवक्ता धोखा खा जाते हैं। यह सोचने की आदत होती है कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन वे बदल ही जाती हैं। जब कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसों का उपयोग करने के नए तरीके नहीं सोच सकती, तो वे अच्छा लाभांश देती हैं। 2. शीर्ष कंपनियां। कुछ कंपनियां बहुत मजबूत होती हैं, जैसे कोका कोला, ब्रिस्टल मायर्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हर्शे, राल्स्टन पुरीना और कोलगेट पामोलिव। ये बड़ी, भरोसेमंद कंपनियां हैं जिनका कारोबार हमेशा चलता रहता है। इन जैसी कंपनियों में निवेश करने से आप कम जोखिम लेते हैं। आमतौर पर इनका मुनाफा हर साल 10 से 12% बढ़ता रहता है। मुश्किल समय या मंदी के दौरान भी ये कंपनियां अच्छा साथ देती हैं, इसलिए मैं अपने निवेश में हमेशा कुछ ऐसी कंपनियां शामिल करता हूं। 3. तेजी से बढ़ती कंपनियां। मुझे ये निवेश सबसे ज्यादा पसंद हैं। ये छोटी, नई कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से तरक्की करती हैं, हर साल 20 से 25%। यह जरूरी नहीं कि तेजी से बढ़ती कंपनी किसी तेजी से बढ़ते क्षेत्र से ही हो। असल में, जैसा कि आप 8वें अध्याय में देखेंगे, मैं तो यही पसंद करूंगा कि ऐसा न हो। उसे बस धीमी गति से बढ़ने वाले क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की गुंजाइश चाहिए। ऐसी कंपनियों की तलाश करता हूं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी हो और जो अच्छा मुनाफा कमा रही हों। 4. अर्थव्यवस्था के चक्र से जुड़े स्टॉक, चक्रीय स्टॉक। कुछ कंपनियां सीधे अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती हैं, इन्हें चक्रीय स्टॉक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार, हवाई जहाज, टायर, स्टील और रसायन बनाने वाली कंपनियां। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है, तो इन कंपनियों का अच्छा मुनाफा होता है और उनके शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ती है। वहीं जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, तो इनका मुनाफा घट जाता है और शेयरों की कीमत भी गिर जाती है। इन चक्रीय स्टॉक्स को समझना मुश्किल होता है। कई बार निवेशक इन्हें सुरक्षित समझकर गलत फैसला कर लेते हैं और पैसा गंवा बैठते हैं। दरअसल, इनमें सही समय पर निवेश करना बहुत जरूरी होता है। 5. ठिठकने वाले शेयर, टर्न अराउंड स्टॉक। ये वो शेयर होते हैं जिनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और जिनका भाव काफी नीचे गिर चुका है। कुछ कंपनियां तो दिवालिया, चैप्टर 11 के कगार पर भी पहुंच जाती हैं। ये कंपनियां न तो तरक्की कर रही होती हैं और न ही अपना कारोबार बढ़ा पा रही होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इन कंपनियों का प्रदर्शन सुधरता है, तो उनके शेयरों की कीमत बहुत तेजी से ऊपर चढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, ये शेयर गिरावट के बाद जल्दी ही अपनी खोई हुई जमीन वापस पा लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि टर्नअराउंड स्टॉक्स की उतार चढ़ाव का बाजार के बाकी शेयरों के उतार चढ़ाव से कम संबंध होता है। यानी जब पूरा बाजार गिर रहा होता है, तब भी टर्नअराउंड स्टॉक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। 6. निवेश के छुपे हुए मोती। कभी कभी कोई कंपनी किसी नायाब चीज पर बैठी होती है जिसकी अहमियत आपको पता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट के बड़े निवेशक इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो कंपनियां हैं जिनमें निवेश के बेहतरीन मौके होते हैं। अगर आप स्थानीय बाजार को अच्छे से समझते हैं, तो ऐसे मौकों को पहचानना आसान हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो निवेश के लिए बढ़िया चीजें हर जगह मिल सकती हैं, बस उन्हें ढूंढना आना चाहिए। बड़ी और तेजी से बढ़ती कंपनियां हमेशा ऊपर नहीं रहती। जैसे लोग मेहनत करके ऊपर चढ़ते हैं और फिर थककर नीचे आ जाते हैं, वैसे ही कंपनियां भी तेजी से तरक्की करती हैं और फिर कभी कभी थककर कमजोर पड़ जाती हैं। यह सोचना गलत है कि शेयर खरीदने का कोई आसान फंडा है। ये कहना कि दाम दोगुना हो जाए तो बेच दो या
2 साल बाद बेच दो या 10% दाम कम हो जाए तो घाटे में ही सही बेच दो, ये सब बेकार की बातें हैं। हर कंपनी का शेयर अलग होता है, इसलिए उनके खरीदने और बेचने का कोई एक ही तरीका नहीं हो सकता। Chapter 8 The Perfect Stock, What a Deal। कंपनी को समझना बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसके बिजनेस को मूल रूप से जानते हैं। इसीलिए मैं संचार उपग्रहों में निवेश करने से ज्यादा चड्डी, पेंटीहोज बनाने वाली कंपनी में निवेश करना पसंद करूंगा या फाइबर ऑप्टिक्स के बजाय मोटेल चैन में लगाना पसंद करूंगा। जितना आसान बिजनेस उतना ही अच्छा। अगर बात बेहतरीन कंपनी के शेयर खरीदने की हो जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो लेकिन वो बहुत प्रतिस्पर्धा वाली जटिल इंडस्ट्री में हो, या फिर एक साधारण सी इंडस्ट्री में एक औसत मैनेजमेंट वाली उबाऊ कंपनी हो जिसमें कोई प्रतिस्पर्धा ना हो, तो मैं दूसरी वाली कंपनी को चुनूंगा। कोई भी बेवकूफ इस बिजनेस को चला सकता है, ये उस बेहतरीन कंपनी की खासियत होती है जिसके शेयर खरीदने का मैं सपना देखता हूँ। एक नाम से ही समझ आता है, सुस्त या बेकार। एक अच्छी कंपनी का काम सीधा और सादा होना चाहिए और उसका नाम भी उतना ही सीधा और सादा होना चाहिए। 2 काम भी सुस्त है। जब किसी कंपनी का नाम सुस्त है और उसका काम भी सुस्त है तो मुझे और भी अच्छा लगता है। ऐसी कंपनी जिसका काम सुस्त है वो भी उतनी ही अच्छी है जितनी सिर्फ नाम में सुस्ती है, और दोनों साथ मिलकर तो और भी बेहतरीन। अगर ऐसी कंपनी की कमाई बहुत अच्छी है और उसकी बैलेंस शीट मजबूत है तो ये आपके लिए शेयर सस्ते में खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। 3 काम भी सुस्त है, ऊपर से घिनौना भी। सिर्फ सुस्त होने से भी बेहतर है वो कंपनी जो सुस्त होने के साथ साथ थोड़ा घिनौना काम भी करती हो। ऐसा काम जिससे लोग या तो कंधा हिला लें या नाक भौं सिकोड़ लें या फिर घृणा से मुंह फेर लें। 4 ये नई बनी हुई कंपनी है। बड़ी कंपनियां कभी कभी अपने किसी विभाग या हिस्से को अलग करके नई स्वतंत्र कंपनी बना देती हैं। ये नई कंपनियां अक्सर बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का जरिया बन जाती हैं। बड़ी कंपनियां नहीं चाहती कि उनकी ये नई कंपनियां असफल हों, क्योंकि इससे उनकी खुद की बदनामी हो सकती है। आमतौर पर इन नई कंपनियों को लोग समझ नहीं पाते और शेयर बाजार इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। 5 बड़े संस्थान और विश्लेषक इन पर ध्यान नहीं देते। अगर आपको कोई ऐसा शेयर मिलता है जिसे बड़े संस्थान या फाइनेंशियल एक्सपर्ट विश्लेषक नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह अगर किसी कंपनी के बारे में कोई विश्लेषक नहीं जानता तो वह भी अच्छा निवेश हो सकता है। 6 अफवाहों का बाजार। कभी कभी कुछ कंपनियों के बारे में गलत अफवाहें फैली होती हैं, जैसे किसी कंपनी के ऊपर गंभीर आरोप या उसका माफिया से संबंध। ऐसी अफवाहों की वजह से शेयरों की कीमत गिर सकती है, जो आपके लिए खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। 7 थोड़ा नीरस कारोबार। कुछ बिजनेस थोड़े नीरस या उदास करने वाले लग सकते हैं, मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान का काम करने वाली कंपनी। लेकिन ऐसे कारोबार हमेशा रहने वाले हैं और इनमें बहुत ज्यादा मुकाबला भी नहीं होता। 8 धीमी तरक्की वाला क्षेत्र। कुछ उद्योगों में बहुत तेजी से तरक्की नहीं होती, मिसाल के तौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक के चम्मच और कांटे। ऐसे उद्योगों में भी निवेश फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर इनसे भी ज्यादा धीमी तरक्की वाला कोई क्षेत्र मिल जाए। धीमी तरक्की वाले क्षेत्रों में आमतौर पर कम मुकाबला होता है। 9 खास जगह। सबसे अच्छी कंपनियां वो होती हैं जिनका कोई खास काम होता है जिसे कोई और नहीं कर सकता। आसपास के किसी शहर का कंपनी मालिक अपने ट्रकों में सामान लेकर आपके इलाके में नहीं बेच सकता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। इसी तरह ऐसी कंपनियां जिनको अकेले किसी चीज को बेचने का हक हो वो बहुत फायदेमंद होती हैं। ऐसी कंपनियां दाम भी थोड़ा बढ़ा सकती हैं। मैं हमेशा ऐसी खास जगह वाली कंपनियों की तलाश करता हूँ। दवा बनाने वाली कंपनियां और रसायन बनाने वाली कंपनियां अक्सर ऐसी ही होती हैं। कोई और उनकी दवा या रसायन नहीं बना सकता। मशहूर ब्रांड नाम जैसे रोबिटूसिन या टाइलेनॉल, कोका कोला या मार्लबोरो भी उतने ही फायदेमंद होते हैं। 10 बार खरीदारी। मैं खिलौने बनाने वाली कंपनी में निवेश करने से ज्यादा अच्छा समझता हूँ दवा, कोल्ड ड्रिंक, रेजर ब्लेड या सिगरेट बनाने वाली कंपनी में निवेश करना, क्योंकि इन चीजों को लोग बार बार खरीदते रहते हैं।
11 टेक्नोलॉजी का फायदा। टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आपस में कम दाम में बेचने की होड़ में लगी रहती हैं, जिससे उन्हें मुनाफा कम होता है। इसलिए इनमें निवेश करने से अच्छा है ऐसी कंपनी में निवेश करना जो इस होड़ का फायदा उठाती हो। उदाहरण के लिए ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग जैसी कंपनियां। 12 अंदरूनी लोग खरीद रहे हैं। यह जानना सबसे अच्छा संकेत है कि कोई कंपनी आगे चलकर सफल होगी अगर कंपनी के अंदरूनी लोग खुद उस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं। ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी का शेयर कम दाम में चल रहा है और आगे बढ़ेगा। 13 कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही है। शेयर वापस खरीदना निवेशकों को इनाम देने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। आमतौर पर कंपनियां शेयर वापस खरीदने के अलावा और भी चीजें करती हैं निवेशकों को खुश करने के लिए, जैसे कि डिविडेंड बढ़ाना, मुनाफे का एक हिस्सा शेयर धारकों को देना, नए उत्पाद बनाना, नया कारोबार शुरू करना, दूसरी कंपनियों को खरीदना। लेकिन शेयर वापस खरीदना सबसे सीधा और फायदेमंद तरीका माना जाता है। चैप्टर 9 स्टॉक साइड अवॉइड। ने सुना है कि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा वाला और सबको आकर्षित करने वाला शेयर लेना अच्छा नहीं होता, जैसे कारपूल में या ट्रेन में हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा हो। अक्सर लोग ऐसे शेयरों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें खरीद रहे हैं। परेशानी ये है कि अगर आप ऐसे शेयर बेचने में अच्छे नहीं हैं और ये शेयर खरीदना ही इस बात का सबूत है कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आपका मुनाफा जल्दी ही घाटे में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनकी कीमत गिरती है तो ये धीरे धीरे नहीं गिरती और नहीं ये वहां रुकती है जहां से आपने इसे खरीदा था। अगर आप हर बार के लोकप्रिय उद्योग के सबसे चर्चित शेयरों में ही पैसा लगाते हैं तो आप जल्द ही गरीबी की कगार पर पहुंच जाएंगे। एक निवेशक के नजरिए से इन लोकप्रिय शेयरों में निवेश करने के सिर्फ 2 फायदे हैं। पहला, अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीद लें जिसे किसी और बड़ी कंपनी द्वारा खरीदा जा रहा हो। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लें जो पहले घाटे में चल रही थी लेकिन अब उसने सुधार कर लिया है। लेकिन ये बहुत कम ही होता है। ज्यादातर लोकप्रिय शेयर वो होते हैं जिनके बारे में लोग आपस में चुपके से बातें करते हैं, कानाफूसी वाले शेयर, या जिनके बारे में बहुत ही लुभावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहानियां अक्सर आपके और मेरे इलाके में एक ही समय में पहुंचती हैं। मसलन, कोई कंपनी कहती है कि उसने आम के रस के किसी पदार्थ से पीठ दर्द का इलाज खोज लिया है, स्मिथ लैब्स, या फिर कोई कंपनी कहती है कि उसने जंगल में पाए जाने वाले किसी पेड़ पौधे से दवा बना ली है। ये कहानियां अक्सर बहुत ही जटिल वैज्ञानिक बातों से जुड़ी होती हैं या फिर ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के बारे में होती हैं। कई बार ये कंपनियां किसी बड़ी राष्ट्रीय समस्या का समाधान निकालने का दावा करती हैं, जैसे तेल की कमी, नशे की लत या एड्स। उनका समाधान या तो बहुत ही अजीब होता है या फिर बहुत ही जटिल। इन कानाफूसी वाले शेयरों की कहानियां इतनी लुभावनी होती हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि असल में उनके पास कोई खास चीज नहीं है। अगर आप या मैं इन शेयरों में नियमित रूप से पैसा लगाते हैं तो हमें अपना घाटा पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। ये शेयर थोड़े समय के लिए ऊपर जा सकते हैं, लेकिन लंबे समय में देखें तो मैंने इनमें से जितने भी शेयर खरीदे हैं उन सभी पर घाटा ही हुआ है। इन सभी शेयरों की एक ही बात समान है, आपने इन पर पैसा गंवाया क्योंकि इन कहानियों में कोई दम नहीं था। यही असली कानाफूसी वाले शेयर की पहचान है। चैप्टर 10 अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। ठीक है, शेयर के ज्यादा दाम पर बिकने का एक आसान तरीका है ये देखना कि उसकी कीमत उसकी कमाई से कितनी ज्यादा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बढ़ती हुई कंपनी के शेयर उस वक्त खरीदते हैं जब वो कमाई से कम दाम पर मिल रहे हों और फिर बाद में जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब बेच देते हैं, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये तरीका एवन कंपनी के शेयरों के लिए भी काम करता। मैं ये जरूरी नहीं कह रहा कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ये तरीका गलत तरीकों में से एक अच्छा तरीका जरूर है। शेयरों की कीमत का पता लगाने का आसान तरीका पीई अनुपात। कभी सोचा है कि कोई कंपनी का शेयर कितना महंगा या सस्ता है? पीई अनुपात, पीई रेशियो, यही बताता है। इसे शेयर की कीमत और कंपनी की कमाई के अनुपात के रूप में देखा जा सकता है।
आसान शब्दों में पीई अनुपात बताता है कि किसी कंपनी को आपके खरीदे गए शेयरों के बराबर की कमाई करने में कितना समय लगेगा, यह मानते हुए कि कंपनी की कमाई वही रहेगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने 3,500 रुपये में 100 शेयर खरीदे। अगर कंपनी का पीई अनुपात 10 है, तो इसका मतलब है कि कंपनी को आपके 3,500 रुपये कमाने में 10 साल लगेंगे। पीई अनुपात जितना कम होता है, शेयर उतना ही सस्ता माना जाता है। लेकिन ऊंचे पीई अनुपात वाले शेयर भी अच्छे हो सकते हैं अगर कंपनी तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में उसकी कमाई ज्यादा होने की उम्मीद है। कुछ निवेशक समझते हैं कि कम पीई अनुपात वाली कोई भी स्टॉक खरीद लेनी चाहिए, लेकिन ये रणनीति मुझे सही नहीं लगती। यह ऐसा है जैसे हम सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। डोव केमिकल के लिए अच्छा पीई अनुपात वही नहीं होगा जो वॉलमार्ट के लिए अच्छा है। 1972 में मैकडॉनल्ड्स वही शानदार कंपनी थी जो हमेशा रही है, लेकिन उसका शेयर 75 रुपये का हो गया, जिससे उसका पीई अनुपात 50 हो गया। मैकडॉनल्ड्स इतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता था और शेयर की कीमत 75 रुपये से 25 रुपये तक गिर गई, जिससे पीई अनुपात वापस 13 पर आ गया, जो ज्यादा सही था। मैकडॉनल्ड्स में कोई खराबी नहीं थी। 1972 में 75 रुपये पर यह बस बहुत ज्यादा महंगा था। जब एवन प्रोडक्ट्स 140 रुपये प्रति शेयर बिका, तो उसका पीई अनुपात 64 का बहुत ज्यादा था। जरूरी बात यह है कि एवन एक बहुत बड़ी कंपनी थी। किसी छोटी कंपनी के लिए भी इतना तेजी से बढ़ना मुश्किल है कि उसका पीई अनुपात 64 हो जाए, लेकिन एवन जैसी बड़ी कंपनी के लिए, जिसकी बिक्री पहले ही 1 अरब से ज्यादा थी, उसे तो करोड़ों रुपए के कॉस्मेटिक्स और लोशन बेचने पड़ते। दरअसल किसी ने हिसाब लगाया कि 64 के पीई अनुपात को सही ठहराने के लिए एवन को स्टील उद्योग, तेल उद्योग और कैलिफोर्निया राज्य को मिलाकर जितना कमाना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा कमाना पड़ता। यह सबसे अच्छी स्थिति थी। लेकिन आप कितने लोशन और परफ्यूम बेच सकते हैं? ऐसा हुआ भी यही, एवन की कमाई बिल्कुल नहीं बढ़ी, बल्कि कम हो गई और शेयर की कीमत 1974 में घटकर 1 हो गई। पूरे शेयर बाजार का अपना सामूहिक पीई अनुपात होता है, जो यह बताता है कि पूरा बाजार ज्यादा मूल्य का है या कम। मैं जानता हूं कि मैंने आपको शेयर बाजार को नजरअंदाज करने की सलाह दी है, लेकिन जब आप देखते हैं कि कुछ स्टॉक कमाई के हिसाब से ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं, तो संभावना है कि ज्यादातर स्टॉक कमाई के हिसाब से ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। ठीक यही 1973 से 74 में बड़ी गिरावट से पहले हुआ था, और फिर से, हालांकि उतनी मात्रा में नहीं, 1987 की बड़ी गिरावट से पहले हुआ था। कई सालों तक शेयर बाजार ऊपर चढ़ता रहता है। इस दौरान कुछ चीजें ध्यान देने लायक होती हैं। मान लीजिए 5 साल तक शेयर बाजार चढ़ता रहा। इस दौरान कुल मिलाकर कंपनियों के मुनाफे के अनुपात में उनके शेयरों की कीमत, पीई रेशियो, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शेयरों के दाम असल से ज्यादा हैं। दूसरी अहम बात है ब्याज दरें। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो लोग शेयरों में ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि बॉन्ड कम फायदेमंद हो जाते हैं। ऐसे में भी पीई रेशियो बढ़ सकता है। इसके अलावा शेयर बाजार अच्छा चल रहा हो तो ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, भले ही वो असल में उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर रही हों। आप भविष्य की कमाई का अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन ये जरूर पता लगा सकते हैं कि कोई कंपनी अपनी कमाई कैसे बढ़ाना चाहती है। फिर आप समय समय पर जांच कर सकते हैं कि उनकी योजनाएं कामयाब हो रही हैं या नहीं। कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 5 चीजें कर सकती हैं। खर्च कम करना, दाम बढ़ाना, नए बाजारों में जाना, पुराने बाजारों में ज्यादा उत्पाद बेचना, घाटे वाले कारोबार को बंद करना या बेचना। इन सब बातों पर ध्यान दें ताकि आप समझ सकें कि कोई कंपनी आगे कैसा प्रदर्शन करेगी। ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। Chapter 11, The 2-Minute Drill। तो आपने ये पता लगा लिया है कि ये शेयर धीरे बढ़ने वाला है, स्थिर है, तेजी से बढ़ने वाला है, घाटे से मुनाफे में आने वाला है, किसी चीज के दम पर चलने वाला है या फिर उतार चढ़ाव वाला है। पीई रेशियो ने आपको ये अंदाजा दे दिया है
कि अभी की कीमत पर ये शेयर कम दाम में मिल रहा है या ज्यादा, इसके भविष्य को देखते हुए। अब अगला कदम यह है कि कंपनी क्या कर रही है अपनी तरक्की के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए या किसी भी अच्छे बदलाव के लिए जो होने वाला है। इसे ही उस कंपनी की कहानी कहते हैं। जहां सिर्फ संपत्ति जैसे जमीन, तेल का भंडार या टीवी स्टेशन के दाम बढ़ने का इंतजार करना होता है, जिसे एसेट प्ले कहते हैं। बाकी सब में कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कंपनी की कमाई बढ़ती रहे। जितना पक्का पता होगा कि ऐसा क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा आपका फैसला। आपके ब्रोकर से मिलने वाली कंपनी की रिपोर्ट और वैल्यू लाइन के छोटे निबंध आपको इस कहानी का पेशेवर नजरिया देते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी या उसकी इंडस्ट्री के बारे में कोई खास जानकारी है, तो आप खुद भी इसकी कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी शेयर खरीदने से पहले मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं 2 मिनट में ये बता सकूं कि मुझे उसमें क्यों दिलचस्पी है, कंपनी को सफल होने के लिए क्या करना होगा और रास्ते में कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं। जब आप किसी शेयर की कहानी अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि बच्चों को भी समझा सकें, तो इसका मतलब है कि आपने उसे अच्छे से समझ लिया है। धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनी। अगर आप धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो शायद आप लाभांश के लिए ऐसा कर रहे हैं। आखिर ऐसी कंपनी के शेयर रखने का और क्या फायदा? ऐसे में इस कंपनी के बारे में बताने के लिए ये चीजें जरूरी होंगी। पिछले 10 सालों से हर साल इस कंपनी की कमाई बढ़ी है। यह एक अच्छा लाभांश देती है। इसने कभी भी लाभांश कम नहीं किया या रोका नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे समय में पिछले 3 मंदी के दौरान भी लाभांश बढ़ाया है। यह एक टेलीफोन कंपनी है और हो सकता है कि इसके नए सेलुलर कारोबार से विकास दर में काफी तेजी आए। चक्रीय कंपनी। अगर आप चक्रीय कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपका ध्यान कारोबारी हालात, स्टॉक, इन्वेंटरी और कीमतों पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, ऑटो उद्योग में 3 साल की मंदी के बाद इस साल चीजें बदल गई हैं। मुझे यह पता है क्योंकि हाल के दिनों में पहली बार कारों की बिक्री में हर जगह बढ़ोतरी हुई है। इन्हें देखा है कि जीएम के नए मॉडल अच्छी तरह बिक रहे हैं और पिछले 18 महीनों में कंपनी ने 5 अप्रभावी कारखानों को बंद कर दिया है, श्रम लागत में 20% की कटौती की है और कमाई में अब बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है। संपत्ति वाली कंपनी। अगर आप संपत्ति वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि कंपनी की संपत्तियां क्या हैं और उनकी कीमत कितनी है। उदाहरण के तौर पर, इस कंपनी का शेयर $8 का बिकता है, लेकिन सिर्फ वीडियो कैसेट डिवीजन ही $4 प्रति शेयर का है और रियल एस्टेट $7 का है। यह अपने आप में एक सौदा है और बाकी की कंपनी मुझे -$3 में मिल रही है। कंपनी के अंदरूनी लोग शेयर खरीद रहे हैं और कंपनी की कमाई स्थिर है और उस पर कोई कर्ज नहीं है। क्या कंपनी घाटे से मुनाफे की तरफ जा रही है? टर्न अराउंड के लिए आप यह कैसे पता लगा सकते हैं? क्या कंपनी ने अपने कई अलग अलग कारोबारों को कम कर दिया है? उदाहरण के लिए, जनरल मिल्स ने 11 से 2 कारोबारों को कम कर दिया। क्या उन्होंने कम मुनाफा कमाने वाले कारोबार बेच दिए? उदाहरण के लिए, जनरल मिल्स ने एडी बाउर जैसी कंपनियों को बेचा। क्या कंपनी अपने मुख्य कारोबार पर वापस लौट आई है? उदाहरण के लिए, जनरल मिल्स वापस भोजन और रेस्टोरेंट के कारोबार पर ध्यान दे रही है। क्या कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीद रही है? यह इस बात का संकेत है कि कंपनी को अपने भविष्य पर भरोसा है। क्या कंपनी नए और बेहतर उत्पाद बना रही है? उदाहरण के लिए, जनरल मिल्स कम कैलोरी वाला दही बेच रही है। क्या कंपनी की कमाई बढ़ रही है? यह अच्छा संकेत है। क्या कंपनी स्थिर और मजबूत है? स्टालवर्ट के लिए आप यह कैसे पता लगा सकते हैं? क्या कंपनी का शेयर बाजार मूल्य उचित है? पीई अनुपात देखें। क्या हाल ही में कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है? क्या कंपनी किसी तरह से अपनी तरक्की को और तेज कर रही है? कुछ सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं। क्या कंपनी ने अपना कुछ कारोबार बेच दिया है जिससे उसे फायदा हुआ है? उदाहरण के लिए, कोका कोला ने कोलंबिया पिक्चर्स का आधा हिस्सा बेचा। क्या कंपनी ने नए उत्पाद बनाए हैं जो उसकी तरक्की को बढ़ा रहे हैं? उदाहरण के लिए,
कोका कोला ने डाइट ड्रिंक्स बेचना शुरू किया। क्या कंपनी की विदेशों में बिक्री बढ़ रही है? क्या कंपनी अपने उत्पादों को बेचने का तरीका सुधार रही है? उदाहरण के लिए, कोका कोला ने अपने क्षेत्रीय वितरकों को खरीद लिया। इन वजहों से हो सकता है कि कोका कोला जैसी मजबूत कंपनी लोगों के अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन करे। क्या कंपनी बहुत तेजी से तरक्की कर रही है? फास्ट ग्रोअर के लिए आप यह कैसे पता लगा सकते हैं? क्या कंपनी लगातार नए बाजारों में जा रही है? उदाहरण के लिए, ला क्विंटा नाम की होटल श्रृंखला टेक्सास से शुरू हुई और अब दूसरे राज्यों में भी खुल रही है। क्या कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है? क्या कंपनी का कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है? कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य हैं। होटल का कारोबार धीमी गति से बढ़ता है और इसमें बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ला क्विंटा जैसी कंपनियों ने अपने लिए एक खास जगह बना ली है। इस कंपनी के पास बाजार में पूरी तरह से फैलने से पहले काफी लंबा रास्ता है। इस तरह से आप किसी कंपनी की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि भविष्य में उसका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। Chapter 12 Getting the Facts ने देखा कि कंपनी के पास बचत खाते और नकदी के रूप में $5.672 अरब और साथ ही साथ $4.424 अरब के निवेश हैं। इन दोनों को मिलाकर मुझे कंपनी की कुल नकदी स्थिति का पता चलता है, जो लगभग $10.1 अरब है। 1986 की तुलना में 1987 की नकदी राशि अधिक है। इसका मतलब है कि फोर्ड कंपनी लगातार बचत कर रही है। यह कंपनी की मजबूती का संकेत है। अब मैं बैलेंस शीट के दूसरे हिस्से को देखता हूं, जहां दीर्घकालिक ऋण की जानकारी मिलती है। वहां मैंने देखा कि 1987 का दीर्घकालिक ऋण $1.75 अरब है, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। ऋण में कमी होना भी मजबूती का संकेत है। जब नकदी ऋण के अनुपात में बढ़ती है, तो यह बैलेंस शीट मजबूत होती है। उल्टा होने पर यह कमजोर स्थिति का संकेत है। नकदी से दीर्घकालिक ऋण घटाकर मुझे फोर्ड की कुल नकदी स्थिति $8.35 अरब मिलती है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास मौजूद नकदी और समतुल्य राशि उसके ऋण से $8.35 अरब ज्यादा है। जब नकदी ऋण से अधिक होती है, तो यह बहुत अच्छी स्थिति होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, फोर्ड कंपनी का दिवालिया होने का खतरा नहीं है। आपने देखा होगा कि फोर्ड का अल्पकालिक ऋण $1.8 अरब है। इन्हें अपनी गणना में अल्पकालिक ऋण को शामिल नहीं किया है। कुछ लोग इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता। मेरा मानना है कि कंपनी की अन्य संपत्तियां, इन्वेंट्री आदि अल्पकालिक ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त हैं। इन्हें पता लगाया कि फोर्ड के अभी 511 करोड़ शेयर बकाया हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 सालों में इन शेयरों की संख्या कम हुई है। इसका मतलब है कि फोर्ड अपने ही शेयर वापस खरीद रहा है, जो एक और अच्छा संकेत है। अगर हम फोर्ड के पास मौजूद $8.35 अरब नकदी और जमा राशि को 511 करोड़ बकाया शेयरों से भाग दें, तो पता चलता है कि हर शेयर के साथ $16.30 की नेट कैश है। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में बताता है। यह आपको कंपनी के पास मौजूद नकदी और उस पर कर्ज के बारे में जानकारी देता है। साथ ही यह आपको यह भी बताता है कि पिछले मंदी के दौरान क्या हुआ था, कंपनी की कमाई बढ़ रही है या नहीं, और क्या कंपनी हमेशा लाभांश देती रही है। अंत में यह कंपनी की वित्तीय मजबूती को 1 से 5 के पैमाने पर रेटिंग देता है, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाता है कि कंपनी मुश्किलों का सामना करने में कितनी सक्षम है। Chapter 13 Some Famous Numbers पहली बात जो हम जानना चाहते हैं वह यह है कि किसी कंपनी के लिए किसी खास उत्पाद का क्या मतलब है। कंपनी की कुल बिक्री में उसका कितना हिस्सा होता है। एलेक्स ने इसके स्टॉक को ऊपर कर दिया क्योंकि इस अपेक्षाकृत छोटी कंपनी थी। पैम्पर्स एलेक्स से ज्यादा मुनाफा कमाने वाला था, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनी के लिए इसका उतना मतलब नहीं था। किसी भी कंपनी के लिए जिसका मूल्य उचित है, उसका पीई अनुपात उसकी आय वृद्धि दर के बराबर होगा। यहाँ हम आय की वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोका कोला का पीई अनुपात 15 है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं
कि कंपनी हर साल लगभग 15% की वृद्धि कर रही है। लेकिन अगर पीई अनुपात विकास दर से कम है तो आपको शायद एक अच्छा सौदा मिल गया है। दूसरी ओर 6% की वार्षिक वृद्धि दर और 12 के पीई अनुपात वाली कंपनी एक आकर्षक संभावना नहीं है और गिरावट की ओर बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड के लिए स्टॉक का विश्लेषण करते समय हम इस पैमाने का लगातार इस्तेमाल करते हैं। फोर्ड कंपनी के बारे में एक दिलचस्प बात सामने आई। कंपनी के पास हर शेयर के लिए बकाया राशि निकालने के बाद भी $16.30 प्रति शेयर नकद जमा था। इसका मतलब है कि मान लिया मैंने एक शेयर खरीदा जिसकी कीमत उस वक्त $38 थी, तो असल में वो सिर्फ $21.70 में खरीदा गया, क्योंकि $38 से $16.30 घटाने पर ये रकम मिलती है। विशेषज्ञों का मानना था कि फोर्ड अपनी गाड़ियों के कारोबार से $7 प्रति शेयर कमाएगी। इस हिसाब से $38 की कीमत पर इसका पीई रेशियो 5.4 था, लेकिन $21.70 की कीमत पर यह घटकर 3.1 हो गया। पीई रेशियो का 3.1 होना बहुत अच्छी बात है, भले ही गाड़ियों के बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहे। अगर फोर्ड एक खराब कंपनी होती या लोगों को उनकी गाड़ियां पसंद नहीं आती तो शायद ये बात मुझे इतनी प्रभावित नहीं करती। लेकिन फोर्ड एक बेहतरीन कंपनी है और लोगों को उनकी गाड़ियां काफी पसंद थीं। मुझे ये भी पता चला कि फोर्ड के फाइनेंस से जुड़े कारोबार जैसे फोर्ड क्रेडिट, फर्स्ट नेशनवाइड और यूएस लीजिंग ने 1987 में अकेले अपने दम पर $1.66 प्रति शेयर कमाए थे। सिर्फ फोर्ड क्रेडिट ने ही $1.33 प्रति शेयर का योगदान दिया था, जो लगातार 13वां साल कमाई में वृद्धि का संकेत देता है। फोर्ड के वित्तीय कारोबार जैसे लोन देने वाली कंपनियां की कीमत का पता लगाने के लिए ने एक आसान तरीका अपनाया। मैंने अंदाजा लगाया कि इन कंपनियों की कीमत उनकी कमाई का 10 गुना होगी। आमतौर पर वित्तीय कंपनियों के लिए ऐसा ही होता है। फोर्ड की कमाई उस समय $1.66 प्रति शेयर थी, तो इन कंपनियों की कीमत 1.66x 10 $16.60 प्रति शेयर होनी चाहिए। अब देखिए, उस वक्त फोर्ड का शेयर $38 में बिक रहा था। इसमें $16.30 तो नेट कैश था और $16.60 का फायदा वित्तीय कंपनियों के मूल्य से हो रहा था। यानी गाड़ी बनाने वाले असली कारोबार की कीमत सिर्फ $5.10 प्रति शेयर थी। मजेदार बात यह है कि उम्मीद थी कि यही कारोबार $7 प्रति शेयर कमाएगा। तो क्या फोर्ड जोखिम भरा निवेश था? नहीं, $5.10 प्रति शेयर के हिसाब से तो यह बहुत फायदे का सौदा था, भले ही 1982 से शेयर की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आमतौर पर किसी भी कंपनी के पास 75% पैसा खुद का होता है और 25% कर्ज के रूप में होता है। लेकिन फोर्ड की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके पास $18 अरब खुद का पैसा था और सिर्फ $1.7 अरब का कर्ज, यानी 91% पैसा उनका अपना था और सिर्फ 10% से भी कम कर्ज। यह बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति है। कर्ज कम होना अच्छा है। वहीं अगर किसी कंपनी के पास 80% कर्ज है और सिर्फ 20% पैसा खुद का है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर मानी जाती है। मैं खासकर उन कंपनियों पर ध्यान देता हूं जो घाटे में चल रही हैं या जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज है। मुश्किल समय में कर्ज ही असल में कंपनियों को डुबोता है या बचाता है। नई कंपनियों के लिए ज्यादा कर्ज खतरनाक होता है। 2 कंपनियां थीं, जीसीए और अप्लाइड मटेरियल्स, दोनों चिप्स बनाने वाली मशीनें बेचती थीं। ये जटिल बिजनेस है जिसे समझना मुश्किल है। इन कंपनियों का काम खराब चल रहा था और उनके शेयरों की कीमत गिर गई। समस्या ये थी कि जीसीए पर बहुत ज्यादा बैंक का कर्ज था, करीब 114 करोड़ रुपए। उनके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपए नकद थे और 73 करोड़ का सामान था। पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जल्दी पुराना हो जाता है। उधर अप्लाइड मटेरियल्स पर सिर्फ 17 करोड़ का कर्ज था और उनके पास 36 करोड़ रुपए नकद थे। जब इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस अच्छा चला तो अप्लाइड मटेरियल्स की शेयर कीमत 8 रुपए से 36 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन जीसीए का काम खत्म हो गया और उसे कम दाम में बेच दिया गया। यहाँ सीखने की बात यह है कि कर्ज अच्छा नहीं होता, खासकर बैंक का कर्ज जल्दी चुकाना होता है। अगर कंपनी कर्ज नहीं चुका पाती है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। कंपनी का कर्ज शेयर धारकों के लिए सबसे अच्छा
कंपनी को दो तरह का कर्ज हो सकता है, बैंक का कर्ज और लंबे समय वाला कर्ज। लंबे समय वाला कर्ज शेयर धारकों के लिए बेहतर होता है। इस कर्ज को चुकाने की जल्दी नहीं होती, भले ही कंपनी मुश्किल में हो। कंपनी को सिर्फ ब्याज समय पर चुकाना होता है। कंपनी को पूरा कर्ज चुकाने में 15, 20 या 30 साल भी लग सकते हैं। यह कर्ज आमतौर पर बॉन्ड के रूप में होता है। बॉन्ड की रेटिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बॉन्ड खरीदने वाले को अपना पैसा वापस जल्दी नहीं मिल सकता। ये बैंक लोन की तरह नहीं है। कभी कभी ब्याज का भुगतान भी टाला जा सकता है। लंबे समय वाला कर्ज कंपनी को संकट से निकलने का समय देता है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में इस कर्ज, ब्याज और भुगतान की तारीखों का विवरण होता है। माइक्रोन कंपनी का उदाहरण। माइक्रोन कंपनी पर बैंक का बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, जिससे कंपनी बंद होने के खतरे में थी। कंपनी का शेयर 40 रुपये से घटकर 4 रुपये पर आ गया। कंपनी बचने के लिए एक खास किस्म का बॉन्ड बेचना चाहती थी, जिसे बाद में शेयर में बदला जा सकता था। इससे कंपनी को बैंक का कर्ज चुकाने और मुश्किलों से उबरने में मदद मिलती। इस बॉन्ड को चुकाने की जल्दी नहीं थी। फिडेलिटी नाम की कंपनी ने इस बॉन्ड का एक बड़ा हिस्सा खरीदा। बाद में मेमोरी चिप का कारोबार अच्छा चलने लगा और माइक्रोन फिर से मुनाफे में आ गई। कंपनी का शेयर 4 रुपये से 24 रुपये तक पहुंच गया और फिडेलिटी को अच्छा फायदा हुआ। धीमी गति से चलने वाली कंपनी लाभांश ना दे तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अगर कोई कंपनी ना तो तरक्की कर रही है और ना ही आपको लाभांश दे रही है, तो समझ लीजिए कि आप फंस गए हैं। हर उतार चढ़ाव वाली कंपनी लाभांश नहीं देती। फोर्ड नाम की कार कंपनी ने 1982 में लाभांश देना बंद कर दिया था, जिसके बाद उसके शेयर की कीमत घटकर $4 से भी कम, आज के हिसाब से, रह गई थी। हालांकि फोर्ड के पास अभी इतना कैश है कि वो लाभांश दे सकती है। कंपनी की संपत्ति का सही मूल्य पता लगाना जरूरी है। किसी कपड़ा कंपनी के गोदाम में अगर $4 प्रति मीटर के हिसाब से दर्ज किया गया कपड़ा हो, लेकिन असल में कोई उसे 10 सेंट में भी ना खरीदना चाहे, तो ये समझ लीजिए कि कंपनी की संपत्ति का मूल्य असल से कम है। जितना ज्यादा कोई चीज तैयार माल के करीब होती है, उसकी कीमत का सही अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल होता है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनी में संपत्ति का ज्यादा मूल्य दिखना खतरनाक है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास $400 मिलियन की संपत्ति और $300 मिलियन का कर्ज है। ऐसे में चांपू के अनुसार कंपनी का मूल्य $100 मिलियन है। लेकिन अगर असल में 400 मिलियन की संपत्ति सिर्फ $200 मिलियन में ही बिक पाए, तो कंपनी का असली मूल्य -$100 मिलियन हो जाता है। यानी कंपनी बिल्कुल भी फायदे वाली नहीं रह जाती है। कभी कभी कंपनियों की किताबों में लिखी संपत्ति, बुक वैल्यू, असलियत से कम या ज्यादा हो सकती है। यही वो जगह है जहां निवेश के बेहतरीन मौके मिलते हैं। जमीन, जंगल, तेल या सोना जैसी प्राकृतिक संपत्ति रखने वाली कंपनियां उन्हें किताबों में असल मूल्य से काफी कम पर दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए 1987 में कीमती धातु उत्पाद बनाने वाली कंपनी हैंडी एंड हार्मन की बुक वैल्यू $7.83 प्रति शेयर थी। इसमें सोना, चांदी और प्लेटिनम का उनका बड़ा भंडार भी शामिल था। लेकिन इन धातुओं को किताबों में उसी कीमत पर दिखाया गया जितनी में कंपनी ने उन्हें खरीदा था, जो शायद 30 साल पहले की बात हो। उस समय की कीमतों के मुताबिक $6.40 प्रति औंस चांदी और $415 प्रति औंस सोना, ये धातु $19 प्रति शेयर से भी ज्यादा के थे। छिपी हुई संपत्ति तब भी मिलती है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर रखती हो। ठीक वैसे ही जैसा रेमंड इंडस्ट्रीज ने टेलीको ऑयलफील्ड सर्विसेज के साथ किया था। जानकार लोगों को पता चला कि रेमंड $12 प्रति शेयर पर बिक रही थी, जबकि हर शेयर असल में $18 मूल्य के टेलीको के बराबर थी। रेम घाटे में बेच रही थी टेलीको को। जिसने होमवर्क किया उसने रेमंड खरीदा और टेलीको को घाटे में हासिल कर लिया, जबकि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उन्होंने टेलीको को $18 में खरीदा। ऐसा अक्सर होता रहता है। आखिर में घाटे में चल रही कंपनियों के लिए टैक्स में छूट एक अद्भुत छिपी हुई संपत्ति साबित होती है। पेन सेंट्रल नाम की कंपनी दिवालिया से बाहर निकली तो उसे नए कारोबारों से होने वाले करोड़ों के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि उनके पास टैक्स घाटे का लाभ, टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड, था।
उन दिनों कॉरपोरेट टैक्स रेट 50% हुआ करता था। यानी पेन सेंट्रल एक कंपनी खरीदकर रातों रात अपनी कमाई दोगुनी कर सकती थी, क्योंकि उसे कोई टैक्स नहीं देना था। इसी टैक्स छूट की बदौलत पेन सेंट्रल का शेयर 1979 में $5 से बढ़कर 1985 में $29 तक पहुंच गया। बेथलेहेम स्टील की कहानी। बेथलेहेम स्टील। बेथलेहेम स्टील कंपनी के पास इस समय $1 अरब का ऑपरेशनल लॉस कैरी फॉरवर्ड है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है अगर कंपनी आगे भी ठीक होती रहती है। इसका मतलब है कि बेथलेहेम अमेरिका में जितना भी मुनाफा कमाएगा, अगले $1 अरब तक उसे उस पर टैक्स नहीं देना होगा। यह टैक्स छूट कंपनी के लिए फायदेमंद है। कभी कभी मुनाफा कम लेकिन अच्छा निवेश, गुड इन्वेस्टमेंट विद लो अर्निंग्स। कभी कभी ऐसी कंपनियां मिल जाती हैं जिनकी कमाई तो कम होती है, लेकिन फिर भी निवेश के लिए बेहतरीन साबित होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास फ्री कैश फ्लो अच्छा होता है। आसान शब्दों में कहें तो यह पुरानी मशीनरी पर होने वाले भारी मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन के कारण होता है। इस मशीनरी को अभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कंपनी को इस मशीनरी पर टैक्स में छूट मिलती रहती है क्योंकि मूल्यह्रास पर टैक्स नहीं लगता और वो ज्यादा पैसे मशीनरी को नया करने में लगाने से बचती है। इन्वेंटरी का बढ़ना, इन्वेंटरी बिल्डअप। किसी उत्पादन या रिटेल कंपनी के लिए इन्वेंटरी का तेजी से बढ़ना आमतौर पर अच्छा संकेत नहीं होता है। खासकर जब बिक्री से ज्यादा इन्वेंटरी बढ़ रही हो तो ये खतरे की घंटी है। इन्वेंटरी की कीमत निकालने के तरीके, LIFO और FIFO। इन्वेंटरी की कीमत निकालने के दो मुख्य तरीके हैं, LIFO और FIFO। LIFO का मतलब लास्ट इन, फर्स्ट आउट, आखिरी आया, पहले बिका, और FIFO का मतलब फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, पहले आया, पहले बिका होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हैंडी एंड कंपनी ने 30 साल पहले $40 प्रति औंस के हिसाब से सोना खरीदा था और कल उन्होंने $400 प्रति औंस के हिसाब से सोना खरीदा और आज वो $450 प्रति औंस के हिसाब से सोना बेचते हैं, तो उनका मुनाफा कितना हुआ? LIFO के हिसाब से मुनाफा $50 होगा, $450, $400। FIFO के हिसाब से मुनाफा $410 होगा, $450, 40। अच्छी खबर यह है कि अगर किसी कंपनी का प्रदर्शन खराब रहा है और उसका स्टॉक कम हो रहा है, लेकिन अब उसका स्टॉक बिकना शुरू हो गया है, तो यह पहला संकेत हो सकता है कि चीजें सुधर रही हैं। ध्यान दें, भले ही कोई कंपनी दिवालिया हो जाए और उसका सामान्य कामकाज बंद हो जाए, उसे अभी भी पेंशन योजना का समर्थन जारी रखना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमेशा यह जांचता हूं कि उस पर इतना बड़ा पेंशन का बोझ तो नहीं है जिसे वह संभाल नहीं सकता। खासकर इस बात पर गौर करता हूं कि क्या पेंशन फंड की संपत्ति पेंशन पाने वालों की देनदारियों से ज्यादा है या नहीं। अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस मिलता है जो हर साल बिना ग्राहकों को खोए दाम बढ़ा सकता है, जैसे सिगरेट जैसा कोई नशा करने वाला उत्पाद, तो यह आपके लिए बेहतरीन निवेश हो सकता है। विकास दर के बारे में एक और बात, बाकी सब चीजें समान हों तो 20% की दर से बढ़ने वाली कंपनी जिसका मूल्य उसकी कमाई का 20 गुना है, PE अनुपात 20, 10% की दर से बढ़ने वाली कंपनी जिसका मूल्य उसकी कमाई का 10 गुना है, PE अनुपात 10 से कहीं बेहतर निवेश है। यह भले ही जटिल लगे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों की कमाई में क्या बदलाव होता है जो उनके शेयरों की कीमत को बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ₹1 प्रति शेयर की कमाई से शुरू होने वाली 20% और 10% की दर से बढ़ने वाली कंपनियों के बीच कमाई का अंतर लगातार बढ़ता जाता है। अलग अलग उद्योगों के मुनाफे के आंकड़ों की तुलना करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर उद्योग में मुनाफा का प्रतिशत बहुत अलग होता है। यह तुलना उसी उद्योग की कंपनियों के बीच करने में फायदेमंद होती है। जिस कंपनी का मुनाफा मार्जिन सबसे ज्यादा है, वह सबसे कम खर्च वाली कंपनी मानी जाती है। मुश्किल समय में ऐसी कम खर्च वाली कंपनी ज्यादा टिक पाती है। कठिन परिस्थितियों में किसी कंपनी की बची रहने की क्षमता का पता लगाने के लिए मुनाफा मार्जिन एक और महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब बाजार अच्छा चलता है और मुनाफा बढ़ता है, तो कम मुनाफा मार्जिन वाली कंपनियों को ज्यादा फायदा होता है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 2 कंपनियों की बिक्री 100 रुपये है। अगर बाजार अच्छा हो जाए तो कंपनी का मुनाफा लगभग 50% बढ़ जाएगा, जबकि कंपनी बी का मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकता है। यही कारण है कि मुश्किल दौर से गुजर रही कंपनियां बाजार के सुधार के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। चैप्टर 15 द फाइनल चेकलिस्ट। पीई अनुपात, पीई रेशियो यह बताता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसकी कमाई से कितनी ज्यादा है। यह अनुपात जितना कम होगा उतना अच्छा है। उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से तुलना करें। संस्थागत स्वामित्व, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, बड़े फाइनेंशियल संस्थान कितना शेयर रखते हैं। जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से रिसर्च करके ही निवेश करते हैं। इनसाइडर खरीद, इनसाइडर बाइंग, क्या कंपनी के अंदरूनी लोग, मैनेजमेंट खुद शेयर खरीद रहे हैं। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि वो कंपनी के भविष्य में भरोसा रखते हैं। कमाई में वृद्धि, अर्निंग्स ग्रोथ, कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है या नहीं। बढ़ती और स्थिर कमाई अच्छा संकेत है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, कंपनी कितना कर्ज में है और कितनी नकदी है। कम कर्ज और ज्यादा नकदी अच्छी बात है। जितनी मजबूत बैलेंस शीट उतना अच्छा है। नकदी स्थिति, कैश पोजीशन, कंपनी के पास कितनी नकदी है। ज्यादा नकदी होने से शेयर की कीमत में गिरावट का खतरा कम होता है। उदाहरण के लिए, फोर्ड के पास प्रति शेयर 16 रुपये की नकदी है। इसका मतलब है कि फोर्ड का शेयर 16 रुपये से नीचे जाने की संभावना कम है। यह शेयर के लिए एक तरह का आधार बन जाता है। चक्रीय उद्योग, साइक्लिकल्स, जितना बुरा कार उद्योग मंदी की चपेट में आता है उतनी ही अच्छी बाद में उसकी रिकवरी होती है। तेजी से बढ़ती कंपनियां, फास्ट ग्रोअर्स, पिछले कुछ सालों में कंपनी की कमाई कितनी बढ़ी है। मुझे 20 से 25% की सीमा में आने वाली कंपनियां पसंद हैं। 25% से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों से मैं थोड़ा सतर्क रहता हूं। क्या कंपनी ने अपनी सफलता को एक से ज्यादा शहरों में दोहराया है। इससे पता चलता है कि कंपनी का विस्तार करने की योजना कामयाब हो सकती है। क्या कंपनी के पास अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश है। क्या कंपनी का स्टॉक उसको होने वाले मुनाफे के अनुपात, पीई रेशो के आसपास बिक रहा है। क्या कंपनी का विस्तार तेजी से हो रहा है या धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या इस कंपनी के शेयर कम संस्थाओं के पास हैं और सिर्फ कुछ ही विश्लेषकों को इस बारे में पता है। तेजी से बढ़ रही कंपनियों के लिए यह एक बड़ा फायदा है। आप जिन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं उनके बारे में जानकारी रखें और उन्हें खरीदने का कारण समझें। ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ये कोई अच्छा कारण नहीं है। अपने शेयरों को अलग अलग समूहों में बांट लें। इससे आपको अंदाजा होगा कि उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों के शेयरों की कीमत में कम उतार चढ़ाव होता है, जबकि छोटी कंपनियों के शेयरों की कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। अगर आप किसी खास प्रोडक्ट से मुनाफा कमाने वाली कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी के आकार पर ध्यान दें। उन छोटी कंपनियों को चुनें जो पहले से ही मुनाफे में हैं और जिनका बिजनेस मॉडल सफल साबित हो चुका है। सालाना 50 से 100% की तेजी से बढ़ती हुई कंपनियों से सावधान रहें। नए चर्चा में रहने वाले शेयरों और उद्योगों से दूर रहें। सिर्फ विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन पर भरोसा न करें, ये उल्टा फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जोखिम भरे निवेश, लॉन्ग शॉट्स, फायदे में कम ही रहते हैं। शेयर बाजार में थोड़ा देर से एंट्री लेना बेहतर है। पहले कंपनी की योजनाओं को सफल होते हुए देखना सही रहेगा। कई बार लोग अपने काम के जरिए शेयर बाजार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन दूसरों की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, भले ही वो बहुत समझदार, अमीर हों और उनकी पिछली सलाह सही साबित हुई हो। कुछ शेयर टिप्स, खासकर किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिली सलाह, फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन ध्यान दें, कागज बनाने वाली कंपनी का कोई कर्मचारी दवा कंपनियों के शेयरों की सलाह दे सकता है, उसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति कागज उद्योग के अधिग्रहणों के बारे में टिप्स दे सकता है। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो थोड़ी उबाऊ या कम चर्चा में रहती हैं। जिन पर वॉल स्ट्रीट का ध्यान नहीं गया है, वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। धीमी से मध्यम गति 20 से 25% से बढ़ने वाली कंपनियां
जो किसी तेजी से बढ़ते उद्योग से नहीं जुड़ी हैं, आपके लिए आदर्श निवेश हो सकती हैं। उन कंपनियों को चुनें जो किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं। निशेस। कंपनी का आर्थिक स्वास्थ्य देखें। परेशानी में चल रही कंपनियों के शेयर खरीदते समय उन कंपनियों को चुनें जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है और जिन पर बहुत ज्यादा बैंक का कर्ज नहीं है। बिना कर्ज वाली कंपनियां दिवालिया नहीं हो सकती। प्रबंधन क्षमता को नजरअंदाज करें, ये जरूरी है, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। शेयर खरीदने का फैसला कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर करें, न कि कंपनी के अध्यक्ष के रिज्यूम या बोलने की कला को देखकर। समस्याग्रस्त कंपनी के सुधार पर ध्यान दें। जब कोई परेशान कंपनी घूमकर वापस ऊपर आती है, तो उसमें अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कमाई के अनुपात में शेयर की कीमत देखें। पी रेशो। अगर शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है, तो भले ही बाकी सब कुछ ठीक हो, आपको फायदा नहीं होगा। कंपनी की तरक्की पर नजर रखने के लिए कहानी खोजें। ऐसी कंपनियां चुनें जो अपने ही शेयर वापस खरीदती रहती हैं। कंपनी के लाभांश, डिविडेंड के इतिहास और मंदी के समय की कमाई को देखें। कम या बिना किसी संस्थागत स्वामित्व वाली कंपनियों को चुनें। जिन कंपनियों का प्रबंधन खुद उस कंपनी में पैसा लगाता है, उन्हें वरीयता दें। ऐसे में उनके कंपनी को सफल बनाने का ज्यादा फायदा होता है। अगर कंपनी के अंदरूनी लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो यह अच्छा संकेत है। हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा रिसर्च में लगाएं। सिर्फ लाभांश जोड़ना या घाटा मुनाफा देखना रिसर्च नहीं है। सिर्फ बहीखाते के मूल्य के आधार पर शेयर खरीदना गलत है। असली मूल्य मायने रखता है। शक हो तो निवेश बाद में करें। नए शेयर चुनने में उतना ही समय और मेहनत लगाएं जितना आप नया फ्रिज खरीदते समय लगाते हैं। Part 3, The Long-Term View. Chapter 16, Designing a Portfolio. शेयर बाजार में लंबे समय तक फायदा कमाने के लिए अच्छा वक्त और खराब वक्त दोनों में अपनी रणनीति पर टिके रहना जरूरी है। अपने खुद के शेयर चुनकर पैसा बचाना फायदेमंद हो सकता है। इससे आपको कमीशन निकालने के बाद भी 12 से 15% का सालाना रिटर्न मिल सकता है। साथ ही साथ डिविडेंड और अन्य लाभ भी मिलते रहेंगे। जितना ज्यादा आप शेयरों में लेन देन करेंगे, उतना ही मुश्किल होगा कि आप इंडेक्स फंड या बाकी फंडों से ज्यादा कमाई कर पाएं। मेरे ख्याल से कुछ खास परिस्थितियों में ही खुद के शेयर रखने फायदेमंद है। जब आपको किसी कंपनी के बारे में खास जानकारी हो, और जब आपने अच्छी रिसर्च करके किसी बढ़िया कंपनी को ढूंढ लिया हो। यह एक ही शेयर हो सकता है या फिर 10 शेयर भी। अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता है, तो सिर्फ विविधता लाने के लिए उसमें निवेश करना बेकार है। छोटे निवेशकों के लिए अज्ञात कंपनियों में पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपका निवेश कम है, तो 3 से 10 शेयर रखना काफी है। अगर आप शेयरों में बहुत ज्यादा कमाई वाली कंपनियों की तलाश में हैं, तो जितने ज्यादा शेयर आप खरीदते हैं, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि उनमें से कोई एक कंपनी आपको बहुत ज्यादा मुनाफा देगी। इसे टिम्बैगर कहते हैं। 2. अपनी पूंजी का 30 से 40% से ज्यादा हिस्सा कभी भी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों, ग्रोथ स्टॉक, में नहीं लगाता हूं। आप अपनी पूंजी को विभिन्न प्रकार के शेयरों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 10 से 20% मजबूत और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों, स्टॉलवर्ट्स, में लगा सकते हैं। 10 से 20% उन कंपनियों में लगा सकते हैं जिनका प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के चक्र के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, साइक्लिक। बाकी बची रकम को सुधार कर रही कंपनियों, टर्नअराउंड, में लगा सकते हैं। यह तरीका अपनाने से आपके जोखिम कम हो जाते हैं। बाजार की चाल को समझाना। आपने बिल्कुल सही कहा, चक्रीय उतार चढ़ाव के बारे में। इस तरह के शेयरों में भले ही 10 गुना फायदा हो सकता है, लेकिन गलत चुनाव पर 80 से 90% का घाटा भी लग सकता है। बेरूज की जगह फूलों को सींचना, नुकसान वाले को छोड़ना। मैं मानता हूं कि हमेशा के लिए बाजार में बने रहना और कंपनियों की स्थिति के हिसाब से शेयरों को बदलना बेहतर है। मेरा सुझाव है कि आप एक निश्चित रकम हमेशा के लिए शेयर बाजार में लगा दें। इससे आप गलत समय पर शेयर खरीदने बेचने से बचेंगे और घबराहट कम होगी। कुछ लोग गलती से सोचते हैं कि बढ़ते शेयर बेच देना और गिरते शेयर संभाल कर रखना सही है। यह उतना ही बेकार है
जितना फूलों को छोड़कर खरपतवार को सींचना। कुछ लोग उल्टा करते हैं, गिरते शेयर बेच देते हैं और बढ़ते शेयर थामे रहते हैं। यह भी सही रणनीति नहीं है। दोनों तरीके गलत हैं, क्योंकि ये सिर्फ शेयर की मौजूदा कीमत को देखते हैं, न कि कंपनी की असली स्थिति को। शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी के शेयरों की कीमत 25% गिर भी जाती है, तो घबराकर उन्हें बेचने की बजाय इसको एक खरीदारी का अच्छा मौका समझें। यदि कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो थोड़े समय के लिए परेशान होने की बजाय उसे संभाल कर रखें। कुछ सालों में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। Chapter 17 The best time to buy and sell। साल के अंत में टैक्स बचाने के लिए अजीब सी परंपरा होती है, जिसे टैक्स सेलिंग कहते हैं। इस दौरान अचानक शेयरों की कीमतों में गिरावट आ जाती है। ऐसा अक्सर अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। दरअसल ये छुट्टियों का समय होता है और ब्रोकरों को भी हमारी तरह ही पैसों की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो आपसे संपर्क कर पूछते हैं कि आप टैक्स बचाने के लिए कौन से शेयर बेचना चाहते हैं। अगर आप किसी खास कंपनी के शेयर लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं, तो साल का आखिरी हिस्सा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान आपको वो डील मिल सकती है जिनका आप इंतजार कर रहे थे। शेयर बेचने का सही समय कब है? 2 साल से लगातार घटती बाजार हिस्सेदारी। अगर कंपनी की बाजार हिस्सेदारी लगातार 2 साल से कम हो रही है, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। नया विज्ञापन एजेंसी। क्या कंपनी नया विज्ञापन एजेंसी ढूंढ रही है? यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे अपने पुराने तरीकों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि उनके मौजूदा विज्ञापन कारगर नहीं हो रहे हैं। कोई नया उत्पाद नहीं। क्या कंपनी कोई नया उत्पाद नहीं बना रही है? इसका मतलब है कि उनके पास भविष्य की योजनाएं नहीं हो सकती हैं। कम होता शोध और विकास। क्या कंपनी शोध और विकास पर कम खर्च कर रही है? यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वे भविष्य के लिए इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। गलत अधिग्रहण। क्या कंपनी ऐसे बिजनेस खरीद रही है जो उनकी मुख्य कार्यप्रणाली से जुड़े नहीं हैं? इससे कंपनी कमजोर हो सकती है। बढ़ता कर्ज। क्या कंपनी कर्ज में डूब रही है? इसका मतलब है कि उनके पास भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। कम लाभांश। क्या कंपनी कम लाभांश दे रही है? इससे निवेशकों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर इनमें से कई चीजें हो रही हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और आपको अपना शेयर बेचने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको यह बताने में मदद कर सकता हूं कि किसी अच्छी और स्थापित कंपनी स्टॉलवर्ट के शेयर को बेचने का सही समय कब होता है। सरल हिंदी में कुछ संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कीमत कमाई से ज्यादा। अगर कंपनी के शेयर की कीमत उसकी कमाई से काफी ज्यादा हो गई है, तो यह बेचने का सही समय हो सकता है। थोड़ा रुककर कम कीमत पर इसे दोबारा खरीदने या किसी दूसरी कंपनी में निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। पी अनुपात बहुत ऊंचा। पी अनुपात मूल्य आय अनुपात एक तरह का माप है जो बताता है कि किसी कंपनी का शेयर कितना महंगा है। अगर इस अनुपात का आंकड़ा सामान्य से काफी ज्यादा हो गया है, तो यह भी बेचने का संकेत हो सकता है। नए उत्पादों में दिक्कत। अगर कंपनी ने हाल ही में नए उत्पाद लॉन्च किए हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो यह चिंता का विषय है। साथ ही अगर नए उत्पाद अभी टेस्टिंग स्टेज में हैं और उन्हें बाजार में आने में देरी हो रही है, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी कंपनियों से तुलना। अपनी कंपनी के पी अनुपात की तुलना उसी क्षेत्र की दूसरी अच्छी कंपनियों से करें। अगर आपकी कंपनी का पी अनुपात काफी ज्यादा है, तो यह महंगा हो सकता है। कंपनी प्रबंधन नहीं खरीद रहा शेयर। अगर कंपनी के अधिकारी या डायरेक्टर खुद कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे हैं, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं है। कंपनी का कमजोर विभाग। अगर कंपनी का कोई अहम विभाग जो मुनाफे का 25% देता है, किसी आर्थिक गिरावट जैसे मकान निर्माण या तेल की खुदाई में कमी से प्रभावित हो रहा है, तो यह चिंता का विषय है। धीमी गति से बढ़ती कंपनी। अगर कंपनी की विकास दर धीमी हो रही है और मुनाफा सिर्फ लागत कम करके बनाए रखा जा रहा है, तो भविष्य में मुनाफा कम हो सकता है।
इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए आप किसी अच्छी और स्थापित कंपनी के शेयर बेचने का सही फैसला ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदें, यह जानना जरूरी है कि उन्हें बेचने का सही समय कौन सा है। आइए अलग अलग तरह के शेयरों के लिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। एक चक्रीय शेयर, साइक्लिकल शेयर। ये शेयर अर्थव्यवस्था के चक्र के साथ ऊपर नीचे होते हैं। इन्हें बेचने का सबसे अच्छा समय चक्र के ऊपरी सिरे पर होता है, लेकिन यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ संकेत जो बताते हैं कि चक्रीय शेयर बेचने का वक्त आ गया है। लागत बढ़ना, कंपनी पर चीजों को बनाने या सर्विस देने की लागत बढ़ रही है। स्टॉक बढ़ना, कंपनी के पास बेचने के लिए ज्यादा सामान जमा हो रहा है। मंदी का डर, भविष्य में सामान की कीमतें गिरने का अंदेशा है। कंपनियों के बीच कीमत को लेकर लड़ाई, कंपनियां कम दाम में सामान बेचने की होड़ में हैं। दो तेजी से बढ़ने वाले शेयर, फास्ट ग्रोअर शेयर। ये कंपनियां बहुत तेजी से तरक्की कर रही होती हैं। इन्हें बेचने का सही समय तब होता है जब बड़े संस्थान इन्हें खरीदने लगते हैं। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां इन शेयरों को लेने लगती हैं। कंपनी की कहानी कमजोर पड़ना, कंपनी भविष्य की ग्रोथ के लिए जो कहानी बता रही थी वो अब कमजोर पड़ने लगती है। पीई रेशियो 30 से ज्यादा होना, कंपनी के मुनाफे के मुताबिक शेयर की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। 3 घाटे से मुनाफे की ओर वाली कंपनियां, टर्न अराउंड शेयर। ये कंपनियां पहले घाटे में चल रही थीं, लेकिन अब मुनाफा कमाने लगी हैं। इन्हें बेचने का सही समय तब होता है कंपनी पूरी तरह से घाटे से उबर चुकी है, कंपनी अब अच्छे से चल रही है और मुनाफा कमा रही है। कर्ज और स्टॉक बढ़ना, कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है या फिर उनके पास बेचने के लिए ज्यादा सामान जमा हो गया है। पीई रेशियो ज्यादा होना, कंपनी के मुनाफे के मुताबिक शेयर की कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। बड़ा ग्राहक कंपनी का साथ छोड़ दे, कंपनी का कोई बहुत बड़ा ग्राहक उसका साथ छोड़ देता है। 4 परिसंपत्ति के आधार पर मूल्यवान कंपनियां। इन कंपनियों की संपत्ति, जैसे जमीन या मशीनरी, बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। इन्हें बेचने का सही समय तब होता है कर्ज और संस्थागत स्वामित्व बढ़ना, कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां इनके बहुत सारे शेयर खरीद लेती हैं। यह सिर्फ एक बुनियादी जानकारी है। शेयर बेचने का फैसला लेने से पहले किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। Chapter 18: The 12 silliest and most dangerous things people say about stock prices. यह बहुत नीचे गिर चुका है, तो अब और नीचे नहीं जा सकता? जरूरी नहीं। कोई नियम नहीं है जो यह बताए कि कोई स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। आप हमेशा बता सकते हैं कि शेयर सबसे नीचे कब जाएगा। यह मुश्किल है। कभी कभी शेयर गिरता रहता है, इसलिए यह इंतजार करना बेहतर है कि चीजें थोड़ी स्थिर हों, फिर निवेश करें। यह इतना ऊपर आ चुका है, तो अब और ऊपर कैसे जा सकता है? वास्तव में एक अच्छा स्टॉक ऊपर ही जाता रहता है, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है और कमाई बढ़ रही है। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं हार मान लेना चाहिए कि कीमत ऊंची हो गई है। शेयर सिर्फ $3 का है, मैं क्या गवा सकता हूं? ये गलत सोच है। चाहे शेयर $50 का हो या $1 का, अगर कंपनी डूब जाती है तो आप पूरा पैसा गवा देंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि शेयर की कीमत नीचे जाने के बाद अब और नहीं गिरेगी। ये सच नहीं है। ये भी आम बात है कि लोग सोचते हैं कि गिरावट के बाद ही चढ़ाव आता है। जरूरी नहीं कि हर शेयर वापस ऊपर आए। अगर आप सोचते हैं कि शेयर $10 पर पहुंचने पर बेच देंगे, तो जरा रुकिए। जब तक आप कंपनी के भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त न हो, तब तक तुरंत बेचना ही बेहतर होता है। चिंता की कोई बात नहीं। समझदारी से चुने गए शेयर। कंपनियां बदलती रहती हैं, उनकी संभावनाएं भी बदलती रहती हैं। कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसे आप हमेशा के लिए भूल सकते हैं। थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ता है। अगर आप किसी शेयर से इसलिए तंग आकर निकल जाते हैं कि उसका भाव नहीं बढ़ रहा, तो हो सकता है आपके निकलने के बाद ही उसकी कीमत बढ़ने लगे। मैंने अक्सर देखा है कि शेयरों में कमाई कई सालों में होती है। जल्दबाजी न करें।
अच्छी कंपनी के शेयर पकड़ कर रखने में धैर्य की जरूरत होती है, खासकर तब जब बाकी लोग उस कंपनी को नजरअंदाज कर रहे हों। शायद आपको लगे कि सब गलत हैं और आप सही, लेकिन अगर कंपनी की बुनियाद मजबूत है तो धैर्य का फल जरूर मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश की गलतियां। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने शेयर बाजार में पैसा खो दिया है, भले ही हमने कुछ खरीदा भी ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों को अच्छा मुनाफा कमाते देखते हैं। इससे गलत फैसले लेने का खतरा रहता है। आइए कुछ आम गलतियों को जानें। मैंने वो नहीं खरीदा। दूसरों को मुनाफा कमाते देख हम यह सोच सकते हैं कि हमने गलती कर दी। इससे जल्दबाजी में गलत शेयर खरीदने की नौबत आ सकती है। ऐसा करने से असल में घाटा हो सकता है। वो तो चला गया, अगला पकड़ लेंगे। अच्छी कंपनी के शेयर की कीमत ऊंची होने पर भी उसे खरीदना सस्ते दाम पर मिलने वाली किसी दूसरी कंपनी के शेयर को खरीदने से बेहतर है। कीमत बढ़ी मतलब अच्छा निवेश। शेयर खरीदने के बाद उसकी कीमत ऊपर नीचे जाना सिर्फ ये बताता है कि कोई और उस शेयर को ज्यादा या कम दाम में खरीदने को तैयार था। इसका मतलब ये नहीं कि आपका निवेश अच्छा है। चैप्टर 19 ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड शॉर्ट्स। मैंने अपने पूरे करियर में कभी भी वायदा, फ्यूचर्स या ऑप्शंस नहीं खरीदा है और मैं अब भी इन्हें खरीदने की कल्पना नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट को लगता है कि शेयरों के वायदा और ऑप्शन को गैरकानूनी कर देना चाहिए और मैं उनसे सहमत हूँ। शेयरों को कम दाम पर बेचने का दाव, शॉर्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर इस सोच के साथ बेच दिए कि कंपनी का दाम गिरने वाला है, लेकिन शेयर का दाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब आप परेशान हैं क्योंकि दाम आसमान छू सकता है। शेयरों को कम दाम पर बेचना तभी फायदेमंद होता है जब आपको वाकई लगे कि कंपनी डूबने वाली है। सिर्फ ये सोच लेना काफी नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य, हिम्मत और पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि शेयर का दाम ना गिरे बल्कि और चढ़ जाए। तब आपको नुकसान हो सकता है। चैप्टर 20 50,000 Frenchmen can be wrong। शेयर बाजार अलग अलग कंपनियों के शेयरों की तरह थोड़े समय के लिए कंपनी की असल स्थिति, फंडामेंटल्स के उलट भी जा सकता है। आप कम दाम पर मिलने वाले शेयरों का इंतजार कर सकते हैं और फिर उन्हें खरीद सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इंसानियत पर, पूंजीवाद पर, देश के भविष्य पर और आने वाली तरक्की पर भरोसा करते हैं या नहीं। अगर आपको इस पूरे भाग से कुछ याद रखना है तो ये याद रखें, आने वाले 1-2 साल में कभी न कभी शेयर बाजार में गिरावट आएगी। ये गिरावटें अच्छी खरीदारी का मौका देती हैं। बाजार की दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। आगे निकलने के लिए हर बार या ज्यादातर समय सही होना जरूरी नहीं है। बड़े मुनाफे अक्सर चौंकाने वाले होते हैं और अच्छे नतीजे आने में वक्त लगता है। हर तरह के शेयरों में अलग अलग रिस्क और फायदे होते हैं। आप अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयरों में 20 से 30% का मुनाफा कमाकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। शेयर बाजार की बात करें तो कई बार कंपनी के हालात और शेयर की कीमत एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, लेकिन लंबे समय में मजबूत कंपनियां ही आगे बढ़ती हैं। यह जरूरी नहीं कि अगर किसी कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो वह और खराब ही करेगी। उसी तरह शेयर की कीमत ऊपर जाने का मतलब यह नहीं कि आपका फैसला सही है और नीचे जाने का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। बहुत प्रचलित कंपनियां जिनमें बड़े संस्थानों ने पैसा लगा रखा है और जिन पर हर कोई बात करता है, हो सकता है कि अभी उनका भाव ज्यादा हो और आगे चलकर उनकी कीमत कम हो। इसी तरह सिर्फ इसलिए सस्ते शेयर खरीदना कि कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक है, फायदे का सौदा नहीं है। उल्टा, किसी तेजी से बढ़ती हुई कंपनी का शेयर सिर्फ इसलिए बेचना कि उसका भाव थोड़ा ज्यादा लगता है, भी गलत हो सकता है। कंपनियां यूं ही नहीं तरक्की करती और हर कंपनी हमेशा तेजी से नहीं बढ़ती। आप किसी भी सफल कंपनी के शेयर न खरीदने से भी कोई नुकसान नहीं उठाते, भले ही उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। शेयर बाजार को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके मालिक हैं या नहीं। अगर आप किसी अच्छी चल रही कंपनी के पीछे दीवाने हो जाते हैं तो हो सकता है आप सावधानी बरतना भूल जाएं।
इसलिए कंपनी पर नजर रखना जरूरी है। शेयर की कीमत अगर गिरकर 0 हो जाए तो आप चाहे उसे 50 रुपए में खरीदा हो, 25 में, 5 में या 2 रुपए में, आप अपना पूरा पैसा गंवा देंगे। इसलिए समझदारी से निवेश करना जरूरी है। कंपनियों के हालात को ध्यान में रखते हुए सही समय पर शेयर बेचने और नया शेयर खरीदने से आप फायदा कमा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ताश के खेल में अच्छे पत्ते आने पर आप दाव लगाते हैं और बुरे आने पर नहीं लगाते। अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को हरा नहीं सकते तो म्यूचुअल फंड में निवेश करें। इससे आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। शेयर बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है, इसलिए नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। हर शेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है। ने भी कई मौके गंवाए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट को हराया है। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट किताब के निष्कर्ष में पीटर लिंच यह बताते हैं कि आम निवेशक कैसे वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों को मात दे सकते हैं। उनकी राय में एक सामान्य व्यक्ति के पास असल में कई फायदे होते हैं। कॉमन सेंस का इस्तेमाल, जटिल विश्लेषण की बजाय उन कंपनियों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं और जिनके उत्पादों का आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं। लंबी अवधि का नजरिया, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन मजबूत कंपनियां लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अनुसंधान खुद करें, खुद रिसर्च करके कंपनियों की ताकत और कमजोरियों को समझें। विशेषज्ञों के पीछे आंख मूंद कर न चलें। निवेश में अनुशासन, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर अपने निवेश जल्दी बेचने से बचें। अपने शोध पर भरोसा रखें और लंबी अवधि के लिए निवेश बनाए रखें। लिंच, टेम्बैगर स्टॉक खोजने पर भी जोर देते हैं, यानी ऐसी कंपनियां जिनके शेयर मूल्य में 10 गुना का इजाफा हो सकता है। कुल मिलाकर वन अपॉन वॉल स्ट्रीट इस बात को रेखांकित करती है कि सफल निवेश के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। थोड़े से ज्ञान, मेहनत और सही रणनीति के साथ आम निवेशक भी वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों को चुनौती दे सकते हैं।